हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का 99 क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम देख रहे थे जो पशु परिचर परीक्षा है 2024 के लिए। आप सभी को पता है उसका एग्जाम कब होने वाला है, आपके सितंबर 2024 के अंदर 21 से लेके 24 तक आपके इसके परीक्षा रहने वाली है। दोस्तों हर एक प्रश्न इस मॉडल पेपर के अंदर, दोस्तों जो पार्ट ए आएगा, जो पशु परिचर भर्ती है उसके अंदर जो पार्ट ए आएगा, गणित, जीके और विज्ञान, इन तीनों से रिलेटेड दोस्तों 105 प्रश्न पूछे जाएंगे। और इन 105 प्रश्न का आज आपके मॉडल पेपर होने वाला। दोस्तों हर एक प्रश्न को ध्यान से समझना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्लास है। और इस क्लास को दोस्तों जो भी साथी पहली बार आ रहा है हमारे चैनल पे, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के पास इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास का पहला प्रश्न क्या बोल रहा है दोस्तों। पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण बताना है आपको। पहला ऑप्शन है जंग लगना, चांदी का काला होना, पानी का उबलना या कागज का जलना। भौतिक परिवर्तन का कौन सा उदाहरण है आपका, पानी का उबलना। कौन सा विकल्प, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दोस्तों, फ्रियोन 113 में कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी है। फ्रियोन 113 के अंदर इसका सूत्र क्या हो जाएगा दोस्तों, अणु सूत्र है C2F3Cl3। इसके अंदर आपको बताना है कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, X, Y और Z के अंदर। अब बताइए दोस्तों, X के अंदर 1, Y के अंदर 1 और Z के अंदर, तो बताइए दोस्तों इसके अंदर कितने कार्बन परमाणु है। इसके अंदर कितने कार्बन परमाणु है, 2। कौन सा विकल्प, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। अगला प्रश्न, साबुन ग्रीस को किसके द्वारा हटाया जा सकता है दोस्तों। इसके अंदर अधिशोषण, पायसीकरण या परासरण के द्वारा। जो साबुन है उसको ग्रीस के किसके द्वारा हटाया जा सकता है, पायसीकरण। जो ध्रुवीय समूह में लंबी श्रृंखला वाले यौगिक होते हैं, साबुन के दो भाग होते हैं, कौन से, लंबी हाइड्रोकार्बन शाखा और जल में विलय ध्रुवीय भाग दोस्तों। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका हो जाएगा विकल्प हमारे पायसीकरण, विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से बेमेल युग्म को ज्ञात करना है। बेमेल युग्म को ज्ञात करना है। पहला है दोस्तों तांबा, तांबा का क्या हो जाएगा, Cu बिल्कुल सही है। दूसरा सोना, सोना का Au सही है। पारा, पारा का क्या होगा, पारा का दोस्तों होगा Hg। चौथा है प्लेटिनम, प्लेटिनम का क्या होगा, Pt। और चांदी का क्या हो जाएगा, Ag। तो इसके अंदर कौन सा बेमेल है, ऑप्शन नंबर डी। जो दोस्तों पारा है, पारा का Me नहीं होगा, Hg होगा। अगला प्रश्न, कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है। कौन सी, जिनोन बना सकती है दोस्तों। आपके सामने 4 विकल्प है, उसके अंदर से जो अयौगिक, जो यौगिक बना सकती है अक्रिय गैस, वह कौन सी है, जिनोन। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न था दोस्तों ये। अगला प्रश्न क्या बोल रहा दोस्तों, एक प्रत्यावर्ती धारा की विद्युत मोटर में कुंडली में धारा की दिशा एक बार बदलती है और कुंडली के हर कितने चक्कर बाद में बदलती है दोस्तों। जब प्रत्यावर्ती धारा विद्युत मोटर में कुंडली में धारा की दिशा में एक चक्कर में 2 बार बदलती है। कैसे, एक चक्कर में 2 बार बदलती है तथा आधे चक्कर में बार बदलती है। आधे चक्कर में 1 बार बदलती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, 820 हर्ट्ज आवृत्ति वाले किसी ध्वनि तरंग का तरंग दैर्घ्य क्या होगा यदि उसकी गति किसी विशेष माध्यम में 420 मीटर पर सेकंड है। बताइए दोस्तों, सबसे पहले आपको आवृत्ति कितनी दे रखी है, V कितना दे रखा है, 820 हर्ट्ज। कितना दे रखा है, 820 हर्ट्ज। अब आपको पूछा है वेग कितना है। वेग है दोस्तों 420 मीटर पर सेकंड। कितना है, 420 मीटर पर सेकंड। तो आपको ज्ञात क्या करना है प्यारे दोस्तों, आपको तरंग दैर्घ्य ज्ञात करना है। क्या, वेवलेंथ ज्ञात करनी है। तो वेवलेंथ का सूत्र क्या हो जाएगा, वेग बट्टा क्या, वेग बट्टा आवृत्ति। तो वेग कितना है, 420। कितना है, 420 और आवृत्ति है आपके 820। तो कितना आपके आंसर सही हो जाएगा, 0.52 मीटर। कितना आंसर आएगा, 0.52 मीटर। तो किस विकल्प के अंदर दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी के अंदर दोस्तों। अगला प्रश्न,
मनुष्य बहुत ऊंची ध्वनि सहन नहीं कर सकता, वह उच्चतम ध्वनि स्तर क्या है जो मनुष्य सहन कर सकता है? बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा? 100 डेसिबल, 80 डेसिबल, 115 डेसिबल या 40 डेसिबल? बताइए दोस्तों, मनुष्य के द्वारा वह उच्चतम ध्वनि स्तर क्या है जो वह सहन कर सकता है? आपको बता रहा है दोस्तों, जो WHO उसने कौन सी ध्वनि को माना है? उसने माना है दोस्तों, जो 80 डेसिबल की ध्वनि है उससे ज्यादा मनुष्य है उसके लिए जो ध्वनि होती है वह हानिकारक माना जाता है। अगला प्रश्न, विद्युत में प्रतीक आर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? सभी को आना चाहिए इस दोस्तों इस प्रश्न का आंसर। विद्युत आर का प्रतीक का प्रतिरोध के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, ध्वनि तरंगों जिसे हम बोलते हैं साउंड वेव्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताना है कौन सा कथन सही नहीं होगा। ये 330 या 350 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से गमन करती है। कौन सी? साउंड वेव्स। बिल्कुल सही है दोस्तों। ये यांत्रिक तरंगे होती है दोस्तों। जो साउंड वेव्स है वह यांत्रिक तरंगे भी होती है, ये भी सही है। इन्हें यात्रा करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ये कथन प्यार दोस्तों गलत हो जाएगा। जो साउंड वेव्स है उनको यात्रा करने के लिए किसी माध्यम की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अंदर क्या दिया है? किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। बिल्कुल माध्यम की आवश्यकता होती है इनके। तो दोस्तों जो ऑप्शन नंबर सी है वही आपके इसके अंदर क्या गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को कठिनाई होती है। जो दूरदृष्टि रोग है उससे पीड़ित व्यक्ति है उसको कैसा देखने के अंदर दोस्तों कैसा देखने के अंदर कठिनाई होती है? पास की वस्तु को देखने के लिए या दूर की वस्तु को देखने के लिए या कोई निकटतम जो उसकी दूरदृष्टि दोष है उससे निकटतम कोई वस्तु है वह उसको नहीं देख सकता। तो इसके अंदर आपको बताना है दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को देखने में कठिनाई होती है। जो पास की वस्तु है वह उसको स्पष्ट नहीं देख सकता। कौन सा विकल्प है? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, दो पिंडों के बीच प्रयुक्त बल सदैव होता है। दो पिंड है उनके बीच के अंदर जो प्रयुक्त बल है वह सदैव कैसा होता है? दो पिंडों के बीच बल सदैव समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं। किसी पिंड पर दबाव या खिंचाव को बल को फोर्स कहते हैं और बल का एसआई पद्धति से क्या होगा? न्यूटन होता है। तो कौन सा विकल्प आपके सामने हो जाएगा? समान और विपरीत दिशा के अंदर होता है दोस्तों सदैव। अगला प्रश्न, स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को क्या कहते हैं? एक वस्तु के अंदर निहित ऊर्जा को क्या स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है प्यारे दोस्तों। क्या स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। अगला प्रश्न, एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ वाले एक अवतल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए तो इसका प्रतिबिंब कितना दूरी पर बनेगा? सबसे पहले आपको एफ कितना दिया गया है? +10 सेंटीमीटर। उसके बाद यू कितना दिया गया है? -20 सेंटीमीटर। तो लेंस का सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। बताइए दोस्तों यही सूत्र होता है ना लेंस का। तो बताना है सबसे पहले f कितना है? 1/10 बराबर v आपके पास में है नहीं, u कितना है? -1/20 दोस्तों। अब आपको इसको सोल्व करोगे तो 1/10 बराबर 1/v प्लस 1/20। अब इसको वापस सोल्व करोगे आपको क्या ज्ञात करना है? 1/v। तो इसको दोस्तों उसके अंदर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का प्लस। तो 1/10 माइनस 1/20। इसको सोल्व करेगो तो दोस्तों आपके v कितना आ जाएगा? v आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा? v 20 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न, धावन सोडा में क्रिस्टलीकरण के पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। कितनी होती है? ये होती है दोस्तों 62.9। कितनी होती है? 62.9%। कौन सा विकल्प? ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। इसको सोल्व करने के कैसे करोगे? आपको सबसे पहले धावन सोडा का अणुभार का सूत्र कितना होता है? Na2CO3.10H2O। क्या होता है? Na2CO3.10H2O। अब आपको इसको क्या करना है? सोल्व। 2 × 23 + 12 + 3 × 16 + 10
प्लस 2 प्लस 16, इसको सोल्व करोगे तो आपके पास में दोस्तों ये 62.9% आ जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में क्षारीय है? प्रकृति के अंदर क्षारीय कौन सा हो जाएगा? NaOH। कौन सा? NaOH। अगला प्रश्न, खाने का नमक NaCl किससे बनता है? NaCl बनता है दोस्तों एक परबल अम्ल और एक परबल क्षार से। जो NaCl है वह एक परबल अम्ल और एक परबल क्षार से बना होता है। अगला प्रश्न, तीसरे आवर्त के तत्वों में कक्षों की संख्या कितनी होती है? तीसरे आवर्त के तत्वों में कक्षों की संख्या 2, 1, 0 या 3? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न दोस्तों, कितनी होती है? आवर्त की संख्या उसमें मौजूद तत्व के परमाणु में कक्षों की संख्या से मेल खाती है और आवर्त श्रेणी में एक समूह में नीचे जाने पर तत्वों के परमाणु में कक्षों की संख्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो तीसरे आवर्त में मौजूद तत्वों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 ही होगी। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, मानव में हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है। जो मानव है उसके अंदर हाइपोथैलेमस ग्रंथि मस्तिष्क में उपस्थित ग्रंथि है। कौन सी है? मस्तिष्क के अंदर उपस्थित ग्रंथि है जो पीयूष ग्रंथि के माध्यम से तंत्रिका तंत्र को अंतःस्रावी तंत्र से जोड़ता है और ये आंतरा गतिविधियों और अन्य शारीरिक गतिविधियों से क्या? शरीर के तापमान, भोजन, पानी के संतुलन को आदि को नियंत्रण करती है। कौन सी? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। अगला प्रश्न, डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे हम क्या कहते हैं? केंद्रकाय, लहनकाय, जीन या गुणसूत्र? क्या कहा जाता है दोस्तों? उसको जीन कहा जाता है। कौन सा विकल्प? सी ऑप्शन। अगला प्रश्न, वयस्क मनुष्य के ऊपरी जबड़े में उपस्थित चरणवक दांतों की संख्या कितनी होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, कितनी होती है? 6। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न दोस्तों, एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा ये प्रश्न। अगला प्रश्न, स्रावग्राही रक्त समूह कौन सा होता है? जो रक्त, जो मनुष्य जिसका AB रक्त समूह है, कौन सा रक्त समूह है? AB रक्त समूह है, वह सभी को क्या अपना खून डोनेट कर सकता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, इंसुलिन हार्मोन का स्रावण किससे होता है? यह होता है आउटू ग्रंथि, पीयूष, अधिवर्क या अग्नाशय से। किससे होता है दोस्तों? अग्नाशय से। अगला प्रश्न दोस्तों, लोहा जो कि गुणों में कोबाल्ट और निकल जैसा होता है, इनको तत्वों से बहुत दूर रखा गया है, ये किसकी कमियों में से एक था दोस्तों? बताइए दोस्तों। ये दोस्तों न्यूलैंड का जो अष्टक नियम था उसकी कमियों में से 1866 में जॉन न्यूलैंड ने ज्ञात तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया था और सबसे कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों को हाइड्रोजन से प्रारंभ किया था तथा 56वें तत्व थोरियम पर समाप्त किया था। और न्यूलैंड ने पाया कि प्रत्येक 8वें तत्वों के गुण पहले तत्व में गुण धर्म के क्या होते हैं? समान होते हैं, जिसकी तुलना उन्होंने संगीत के अष्टक से की थी। किससे? संगीत के अष्टक से। तो कौन सा नियम है? न्यूलैंड का अष्टक नियम। अगला प्रश्न, तांबे के बर्तन पर नीले हरे रंग का आवरण किस रसायन के कारण जमता है दोस्तों? बताइए, किस रसायन के बनने के कारण ये जमता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने। बताइए दोस्तों कौन सा विकल्प सही होगा? बताइए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है 2Cu। मैं आपको सोल्व करके बता दूं, O2 प्लस H2O प्लस CO2। तो दोस्तों इसको गर्म करने पर CuCO3 प्लस CuOH2 होल बार में। अब बताइए दोस्तों, जो CuCO3 प्लस CuOH2 ये किसके अंदर है? ये है दोस्तों आपके हो जाएगा विकल्प सी के अंदर। अगला प्रश्न, निम्न में से किसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है? या आधी गुणसूत्र की संख्या किसमें रह जाती है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट के अंदर। किसके अंदर? अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट के अंदर। अगला प्रश्न, कौन सा भोजन समूह है किलो कैलोरी प्रति ग्राम आधार पर ऊर्जा प्रचुरतम है? कौन सा भोजन समूह है दोस्तों? अनाज, मिलेट, दाने, सब्जी व फल, दूध, दूध उत्पादन, अंडा, मांस, मछलियां, तेल, वसा, दृढ़ फल या तिलहन दोस्तों। कौन सा भोजन समूह हो जाएगा? यह हो जाएगा तेल, वसा, दृढ़ फल और तिलहन। भोजन में ऊर्जा का स्रोत प्रोटीन
एवं वसा होते हैं और किलो कैलोरी प्रति ग्राम के आधार पर प्रचुरतम ऊर्जा तेल व वसा तथा दृढ़ फल व तिलहन के अंदर होती है। तो विकल्प आपके सामने जो डी है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, कोलेस्ट्रॉल क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। जो कोलेस्ट्रॉल है वह जंतु में वसा में मौजूद एक वसीय एल्कोहल है जो कि रंगहीन, गंधहीन और श्वेत क्रिस्टलीय पदार्थ है। इसका मानव में हृदय रोग से सीधा संबंध होता है और निरंतर वसा प्रदान भोजन को कम करने में रुधिर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप एथेरियोस्क्लेरोसिस नामक रोग हो जाता है। कौन सा? एथेरियोस्क्लेरोसिस नामक रोग हो जाता है। तो दोस्तों जंतु में वसा उपस्थित वसीय एल्कोहल उसको कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। अगला प्रश्न, हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है जिसका वहन कौन करता है? जिसका वहन स्त्रियां करती है और प्रकट मनुष्यों में होता है दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक आईवीएफ का उदाहरण कौन सा है? आईवीएफ वह प्रक्रिया है जिसमें क्या गर्भाशय से अंडे हटाए जाते हैं। इसका उदाहरण कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, परख नली शिशु पद्धति। ये ऑप्शन नंबर दोस्तों जो बी है वह आपके सामने सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है क्योंकि अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है? इसके अंदर दोस्तों नए जीव आनुवंशिक रूप से जनक माता पिता के क्या होते हैं? समान होते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है दोस्तों। पहला है प्लेग। प्लेग दोस्तों किससे है? पिस्सुओं के काटने से फैलता है। किससे? पिस्सुओं से काटने से फैलता है। फाइलेरिया, फाइलेरिया मच्छरों से होता है। किससे? मच्छरों से होता है। बेरी होता है दोस्तों विटामिन बी की कमी से और टाइफाइड आंतों को प्रभावित करता है। तो कौन सा? 2, 3, 4 और 1, विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, आनुवांशिक के जनक किसे कहा जाता है? आनुवांशिक के जनक किसको कहा जाता है? बताइए दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। FHC क्रिक को, जीजे मेंडल को, कैरोलिस लिनियस को या बीरबल साहनी को आनुवांशिक के जनक कहा जाता है दोस्तों? जीजे मेंडल को। अगला प्रश्न, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है और इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? बताइए दोस्तों, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है तो इसकी संयोजकता कितनी होगी? इसकी संयोजकता हो जाएगी +2। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक यौगिक कौन सा है? यौगिक कौन होता है? जल, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दोस्तों, अब हमारे आएंगे दोस्तों किसके? गणित के प्रश्न। अभी हमने किसके? विज्ञान के प्रश्न देखे थे। अब बताइए दोस्तों समीकरण क्या है? समीकरण आपके सामने दे रखी है y2 - √5y - y प्लस √5 बराबर 0। इसके मूल ज्ञात करना है आपको। क्या करना है? मूल ज्ञात करना है। तो देख लीजिए आपके सामने, मैं इसको आराम से धीरे धीरे सोल्व करके बताऊंगा। आपको क्या है? प्यार से समझना है। y² -5√y, अब क्या है? -y प्लस 5√5 प्लस बराबर में 0। अब आपको क्या करना है प्यारे दोस्तों? इसके अंदर से y आप कॉमन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? y कॉमन लोगे तो y बाहर आ गया, तो y -√5 ये हो गया ब्रैकेट बंद, और -1 बराबर y -√5 बराबर 0 दोस्तों। अब आपको क्या करना है दोस्तों? ये है इसको और इसको, इसके अंदर से आप क्या कॉमन लोगे? इसके अंदर से y -√5, तो y -√5 और y -1 दोस्तों, तो आपको कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0। अब आपको दोस्तों मैं आगे सोल्व करके बताऊंगा तो ये स्क्रीन से कट जाएंगे, तो इसके मूल क्या हो जाएंगे? y की 2 वैल्यू आ जाएगी। एक तो आएगी y की √5 और एक आएगी दोस्तों 1। क्या आ जाएगी? क्योंकि जो ये 5 है, √5 है, ये उस तरफ जाएगा तो √5 आ जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, और इस तरफ y का वैल्यू है y की -1 तो उस तरफ जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 1। तो √5 और 1 किसके अंदर दे रखे हैं? ऑप्शन नंबर बी के अंदर। अगला प्रश्न, एक संख्या को 3:2 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा जाता है, तो अनुपात बदलकर 7:5 हो जाता है, तो दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी होगी? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न दोस्तों, बताइए कौन सा विकल्प आपके सामने है जो सही हो जाएगा। अब मैं क्या मानना है? सबसे पहले माना संख्या कितनी है?
3x व 2x। कौन सी है? 3x व 2x। अब प्रश्न के अकॉर्डिंग क्या है? 3x प्लस 8 कितनी है? 3x प्लस 8 बट्टा में 2x प्लस 8 बराबर 7 बट्टा क्या हो जाएगा? बराबर, ये पेन के अंदर मिस्टेक हो गई थोड़ी, 7 बट्टा 5। अब आपको इसको आगे सोल्व करोगे तो क्या होगा? 15x प्लस 40 बराबर 14x प्लस 56। ये दोस्तों लिखने के अंदर समस्या हो रही है, जो मैं बोल रहा हूं उसके ऊपर ध्यान देना आपको। अब है दोस्तों, आपको जो ये 14x है ये बराबर के उस तरफ है तो इस तरफ लाओगे तो माइनस हो जाएगा, तो 15x माइनस 14x बराबर 56 माइनस यहाँ पे कितने थे? 40। कितने थे दोस्तों ये यहाँ पे? 40, तो उस तरफ जाएंगे तो माइनस 40। 15x माइनस 14x, 15x माइनस 14x तो x बचा, और 56 माइनस में से 40 माइनस करोगे तो कितना बच जाएगा? तो 16 बच जाएगा। तो बड़ी संख्या कौन सी है दोस्तों आपके सामने? बड़ी संख्या है 3। कौन सी है? तो 3 से 16 को क्या करना है? गुणा। तो कितने आ जाएंगे? 48। कितने आ जाएंगे प्यारे दोस्तों? 48। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, किसी उपयोग किए गए फोन को 1660 रुपए में बेचकर राजन को कुछ वर्ष पहले उसके द्वारा व्यय की गई राशि से 44% कम राशि प्राप्त हुई, तो राजन को 5% लाभ लेने के लिए इसे किस कीमत पर बेचना पड़ेगा? बताइए दोस्तों, जो विक्रय मूल्य है, कौन सा विक्रय मूल्य कितना है? 1660 रुपए। अब आपके जो हानि प्रतिशत है कितना है? हानि प्रतिशत है 44%। कितना है प्यारे दोस्तों? 44%। अब आपको क्रय मूल्य निकालना है। क्या निकालना है? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कैसे निकालोगे? 1660 गुणा 100 बट्टा के अंदर 100 माइनस 44। अब इसको सोल्व करनोगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा? 1660 गुणा 100 बट्टा के अंदर 100 माइनस 44 करोगे तो कितने आ जाएंगे? 56। तो इसको 5% लाभ कमाना है। कितने पर? तो 100 की जगह आपको क्या करना है? यहाँ पे जो 100 थे वहां पे 105 करना है। तो कैसे करोगे आगे दोस्तों? 11,000 जो मैंने दोस्तों वहां पे छोड़ा उसको आगे सोल्व करोगे तो कितने आ जाएंगे? 11,000 गुणा 105 बटा 100। अगर इसको आगे दोस्तों सोल्व करोगे तो आपके कितने रुपए आएंगे? 11,550। कितने? 11,550। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति के वेतन को 50% कम करने के लिए घटे हुए वेतन में 70% की वृद्धि की गई, तो उस व्यक्ति को कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई? दोस्तों व्यक्ति को लाभ या हानि, तो बताइए दोस्तों, बराबर -50 प्लस 70 माइनस 50 गुणा 70 बटा 100। अब आपको इसको आगे सोल्व करोगे तो -50 प्लस 70 माइनस 35 बराबर -85 प्लस 70। इसको और सोल्व करोगे तो दोस्तों -15, तो -15 मतलब हानि, तो -15 कितने हैं? हानि 15 की हानि हुई 15% की दोस्तों उसको। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति ने अपने पुराने टाइपराइटर को 4500 रुपए में बेचने की योजना बनाई, जिस पर उसे 10% की हानि और 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना चाहिए? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न दोस्तों, बताइए। सबसे पहले क्रय मूल्य है 4500 रुपए, तो इसका दोस्तों उसको क्या करना है? योजना बनाई तो 10% हानि 90 और x मतलब 20% उसको कितना पर बेचना है? 20% लाभ पर। तो हमें पता नहीं कितनी वैल्यू होगी तो x मान लिया। अब आपको क्या करना है दोस्तों? अब करना है x निकालना है आपको, तो 4500 गुणा 120 बटा 90। तो इसको सोल्व करेंगे तो आपको वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6000। कितनी आ जाएगी प्यारे दोस्तों? 6000। ऑप्शन नंबर ए के अंदर आपके दिया गया है। अगला प्रश्न, ए की आय बी की आय से 70% अधिक है और सी की आय ए से बी की संयुक्त आय के 80% के बराबर है। ए की आय सी की आय से कितने प्रतिशत कम है?
या आपको क्या करना है, दशमलव स्थान पर पूर्णांकित करें। बताइए दोस्तों, सबसे पहले ए, बी और सी आपको क्या करना है, 100 सबसे माना बी की आय कितने हैं, बी की आय से ए की आय 70% अधिक है, तो आपको 70% अधिक होगी तो ये 170 हो गई। और सी की आय आपको पता नहीं है तो 270 गुणा 80/100, 270 गुणा 80/100 तो कितनी आ जाएगी, 216। अब इसको सोल्व करोगे तो c माइनस ए बराबर 216 माइनस 170 बराबर 46, कितनी आ गई, 46। अब प्रतिशत के अंदर कमी है तो प्रतिशत के अंदर कमी आएगी तो 46/216 गुणा 100, इसको सोल्व करोगे तो दोस्तों आपके 21.3% आएंगे। कितने आएंगे प्यारे दोस्तों, 21.3%। कितने, 21.3%। अगला प्रश्न, तीन संख्याओं का योग 392 है। यदि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है तो दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है, तो पहली संख्या कौन सी हो जाएगी। बताइए दोस्तों, 2:3 और दूसरी 5:8। इसको इससे करना है, इसको इससे करना है और इसको इससे। तो पहली, दूसरी और तीसरी संख्या कौन सी होगी, 10, 15। 10 इसको इससे गुणा करा, 10 इसको इससे किया 15 और इसको इससे करना है तो कितने आ जाएंगे, 8, 16, 24। ये आ गई 10, 15 और 24। तीनों संख्याओं का योग, तीनों संख्याओं का योग कितना दे रखा है, 392। कितना है प्यारे दोस्तों, 392। अब आपको पहली संख्या ज्ञात करनी है, कौन सी, पहली संख्या। तो पहली संख्या का सूत्र क्या होगा, पहली संख्या का पहला अनुपात, कितना, पहला अनुपात बटा अनुपातिक योग गुणा कुल योग। तो पहला अनुपात कितना है, 10 और तीनों का योग 10, 15 और 24 और कुल योग कितना है, 392 दोस्तों। तो 10 बट्टा गुण 50 गुणा 392, इसको सोल्व करोगे तो दोस्तों आपकी कौन सी संख्या आएगी, तो पहली संख्या है वह कौन सी होगी, 80। कौन सी प्यारे दोस्तों, 80। अगला प्रश्न, 7000 में से कुछ राशि 6% वार्षिक और शेष राशि 4% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दी जाती है। यदि 7000 की कुल राशि पर 5 वर्ष का कुल साधारण ब्याज 1600 रुपये था तो 6% वार्षिक ब्याज दर पर उधार दी गई राशि ज्ञात करनी है दोस्तों। बताइए, सबसे पहले ब्याज है कितना, 1600 रुपये। कितना है दोस्तों, जो ब्याज है 1600 रुपये और मूलधन कितना है, मूलधन है दोस्तों आपके 7000। कितना है प्यारे दोस्तों, 7000। अब माना 6% धन पर उधार दिया तो 6% धन के ऊपर उधार दिया तो हमें x मान लिया और 4% धन पर उधार दिया तो क्या है, 7000 माइनस x। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, ब्याज हमारा आपको कितना है, 1600 रुपये। अब x गुणा 6 गुणा 5/100 प्लस 7000 माइनस x प्लस बट्टे में 100 गुणा 4 गुणा 5, कितना है, 4 गुणा 5। अब इसको सोल्व करोगे तो आपके आ जाएंगे सबसे पहले तो दोस्तों 1,60,000 बराबर 30x प्लस 1,40,000 कितने, माइनस 20x। अब x ये 30x है, ये 20x, तो कितने बचे, 10x। 1,60,000 में से 1,40,000 गए तो कितने बचे, 20,000। तो x कितना आ जाएगा दोस्तों, ये 10 इसके बट्टे में गया तो कितने आ जाएंगे, 2000। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्यारे दोस्तों, x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 2000। कौन सा विकल्प है आपके सामने, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। अगला प्रश्न, एक राशि चक्रवर्ती ब्याज पर 4 वर्षों में से 6 गुना हो जाती है। ब्याज को वार्षिक आधार पर चक्रवर्ती किया गया है तो उसमें वर्षों की संख्या 216 गुना हो जाएगी। बताइए दोस्तों, पहली है 4 वर्ष के अंदर कितना है, 4 वर्ष के अंदर कितनी हो जाएगी, 6 गुना, और टी वर्ष के अंदर 216 गुना हो जाएगी। कितनी, टी वर्ष के अंदर 216 गुना, मतलब 6 का क्यूब। अब आपको टी निकालना मतलब समय निकालना है तो टी बराबर 4 गुणा 3/1,
तो कितनी आ जाएगी 4 गुणे 3/1 तो 12 वर्ष आ जाएगी। कितनी 12 वर्ष। अगला प्रश्न, एक होल 15 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा है। यदि फर्श और छत के क्षेत्रफल का योग चारों दीवारों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है तो होल का आयतन मतलब मीटर क्यूब कितना होगा। अब सबसे पहले निकालनी है होल की ऊंचाई। ऊंचाई कितनी है 15 मीटर और चौड़ाई कितनी है प्यारे दोस्तों 12 मीटर। अब माना ऊंचाई कितनी है, सबसे पहले हाइट ऊंचाई है वह इंच है और फर्श प्लस क्या करना है फर्श प्लस, याद रखना दोस्तों फर्श प्लस छत का क्षेत्रफल, क्या छत का क्षेत्रफल बरस चारों दीवारों का क्षेत्रफल। यही दोस्तों प्रश्न के अंदर दिया गया है। अब आपको सूत्र क्या लगाना है 2 गुणा लंबाई इंटू चौड़ाई, क्या है लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर 2 गुणा चौड़ाई 2 गुणा ऊंचाई मतलब हाइट प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई, ये दिया हुआ है दोस्तों। अब आपको 2 लंबाई कितनी है 15 गुणा 12 बराबर 2 गुणा इंच आपके पास में है नहीं तो 15 प्लस 12, ये आपके सामने जो सूत्र है उसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा। अब इसको सोल्व करोगे तो दोस्तों इसको सोल्व करना है तो कितने आएंगे 360 और इसको सोल्व करोगे तो कितने आ जाएंगे 54 इंच। अब आपको इसको आगे सोल्व करोगे तो आपको इंच निकालना है तो 360/54 कितने आ जाएंगे 40/6 मतलब 20/3। अब होल का आयतन क्या होगा लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ऊंचाई कितनी आ गई 20/3, कितनी है 20/3 और लंबाई और चौड़ाई आपके पास में थी, ऊंचाई आ गई। अब आपको सूत्र के अंदर वैल्यू पुट करना है 15 गुणा 12 गुणा 20/3 तो कितना आ जाएगा 1200 घन मीटर, कितना 1200 घन मीटर। अगला प्रश्न, एक समूह में 35 छात्रों की औसत ऊंचाई 165 सेंटीमीटर है 156 सेंटीमीटर सॉरी। यदि 154.5 सेंटीमीटर औसत ऊंचाई वाले 8 छात्र समूह से निकल जाते हैं तो 158 सेंटीमीटर औसत ऊंचाई वाले 13 छात्र समूह में शामिल हो जाते हैं तो अब समूह में सभी छात्रों की औसत ऊंचाई सेंटीमीटर में कितनी होगी। सबसे पहले क्या दिखा गया है आपके 35 छात्रों की औसत ऊंचाई कितनी है 156 गुणा 35 मतलब 5460 सेंटीमीटर, कितनी है प्यारे दोस्तों 5460 सेंटीमीटर। अब 8 उसके अंदर से क्या कर दिए गए निकाल दिए गए तो 154.5 गुणा 8 मतलब 1236 सेंटीमीटर। अब उसके अंदर क्या गया 13 नए न्यू ऐड कर दिए गए, 13 उसके अंदर जोड़ दिए गए तो 158 गुणा 13 मतलब 2054 सेंटीमीटर। अब क्या करना है आपको समूह की नई औसत ऊंचाई ज्ञात करनी है तो 5460 माइनस 1230 प्लस 2054/40, इसको सोल्व करोगे तो दोस्तों आपके 156.59 आ जाएंगे। अगला प्रश्न, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिणाम 116 सेंटीमीटर है और एक विकर्ण की लंबाई है 12 सेंटीमीटर। अब आपको ज्ञात करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। समचतुर्भुज का परिमाप है 116, कितना है 4 गुणा भुजा आपकी हो जाएगी 116, तो भुजा निकालनी है आपको 116/4 तो कितनी आ जाएंगे 29 सेंटीमीटर। अब विकर्ण की लंबाई कितनी है आपके सामने, विकर्ण की लंबाई है 42, तो चित्रभुज AEB ये आपके सामने दोस्तों ये बना दिया मैंने क्या समचतुर्भुज, ये विकर्ण आ गई, ये दोस्तों इसके क्या आ गए पॉइंट ABCD। अब क्या है ये आपके सामने 21 आ गया, ये 21 आ गया, ये भी 21 आ गया। इसकी लंबाई कितनी है भुजा, ये 29 है, भुजाएं कितनी है 29 और 29। विकर्ण आपके सामने आ गया, भुजा आपके सामने आ गया, तो ट्रायंगल कौन सा लेना है सबसे पहले A, ये जो मिड पॉइंट है वह E और B, जो ये ट्रायंगल है आपके सामने वह लेना है तो AE बराबर √29 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके सामने AE ट्राइंगल की 20 सेंटीमीटर कितनी आएगी। तो दूसरा विकर्ण लेना है अब इसके बाद में तो 2AC बराबर 2 गुणा 20 मतलब 40 सेंटीमीटर और समचतुर्भुज क्षेत्रफल का
जो सूत्र है 1/2 गुणा 40 गुणा 42, इसको सोल्व करोगे तो आपके 840 स्क्वायर मीटर आएगा, जो 840 वर्ग मीटर किसके अंदर है, ऑप्शन नंबर ए के अंदर। अगला प्रश्न, 20 व्यक्तियों की औसत आय 4000 और दूसरे 25 व्यक्तियों की औसत आय 2500 रुपए है, तो पूरे समूह की औसत आय कितनी होगी। बताइए दोस्तों, 20 गुणा 4000, ये 20 की है। अब है दोस्तों आपके सामने प्लस 25 की, औसत आय 2500, कितनी है 2500। अब इन दोनों के बट्टे के अंदर कितनी है 20 और 25, दोनों को जोड़ना है 20 और 25। इसको आपको दोस्तों सोल्व करोगे तो 3166.66 आपके आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान भू उपयोग 2020-21 के अनुसार राज्य में शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, बताइए कौन सा विकल्प आपके सामने सही हो जाएगा। ऑप्शन ए के अंदर है 48.65, 50.63, 52.34 या 54.72। जो बोया गया क्षेत्र है वह 52.34। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री अनुवर्ती कोचिंग योजना के संदर्भ में सत्य कथन बताना है। जो सत्य कथन है वह कौन सा होगा। पहला, ये वर्ष 21-22 में चालू हुई, बिल्कुल सही है। लाभार्थी के परिवार की 8 लाख रुपए वार्षिक से कम होनी चाहिए क्या आय। तीसरी, सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जनजाति हेतु, नहीं दोस्तों, इस सभी के लिए, ये केवल प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी हेतु दे, बिल्कुल सही। जो ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों आपके सामने वह सही हो जाएगा। अगला, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान निम्न में से किस जिले में है। ये निम्न में से दोस्तों किस जिले के अंदर, अविकानगर, टोंक के अंदर। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना। सूची 1 के अंदर पर्वत शिखर और सूची 2 के अंदर क्या है, जिला। शेर है वह दोस्तों, शेर का कौन सा जिला है, शेर का जिला है सिरोही। कौन सा है, सिरोही। तो शेर की ऊंचाई कितनी है 1597 मीटर, कितनी है शेर की ऊंचाई 1597 मीटर। उदयपुर, उदयपुर के अंदर जरगा है, कौन सी है, जरगा। तो इसकी ऊंचाई कितनी है 1431 मीटर, कितनी है 1431 मीटर। अब है कोमलगढ़, कोमलगढ़ है राजसमंद के अंदर, इसकी ऊंचाई है 1224 मीटर, कितनी है 1224 मीटर। अब रघुनाथगढ़ के अंदर एक ही बचा सीकर, इसकी है 1055 मीटर। तो दोस्तों सबसे कौन सा विकल्प सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या बोला है, रोड विजन 2025 के अनुसार अंतर्गत निम्न में से सड़क विकास का कौन सा कार्यक्रम सम्मिलित नहीं है। इसके अंदर कौन सा नहीं है, पर्यटक व धार्मिक स्थलों को सड़कों से जोड़ना। अगला, निम्नलिखित में से किस जिले में शेरगढ़ अभ्यारण्य स्थित है। शेरगढ़ अभ्यारण्य, शेरगढ़ है दोस्तों 12 के अंदर। अगला प्रश्न, राज्य में संगमरमर का सर्वाधिक उत्पादन होता है राजसमंद जिले के अंदर। किस जिले के अंदर होता है दोस्तों संगमरमर का सर्वाधिक उत्पादन, राजसमंद के अंदर। अगला, पर्यटन की दृष्टि से स्वर्णिम त्रिभुज, जिसे हम बोलते हैं गोल्डन ट्रायंगल, ये किस किस जिलों को जोड़ता है दोस्तों, जयपुर, आगरा और दिल्ली। कौन से, जयपुर, आगरा और दिल्ली। अगला प्रश्न, वर्टिसोल मिट्टी राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में नहीं पाई जाती है। वर्टिसोल मिट्टी किन जिलों के अंदर, धौलपुर और करौली के अंदर। अगला प्रश्न, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य के किस जिले में न्यूनतम प्रतिशत वन क्षेत्रफल पाया गया है। ये पाया गया है जोधपुर के अंदर दोस्तों। अगला प्रश्न, सही युग्म चुनना है। बिसलपुर बांध, बिसलपुर बांध है दोस्तों जो बनास नदी के ऊपर है। कौन सा, बनास नदी के ऊपर। जो मेजा बांध है वह कोठारी नदी पर है। कौन सी नदी पर, कोठारी। सिद्धमुख बांध रावी व्यास नदियों पर। कौन सी, रावी और व्यास नदियों पर। पोंग बांध है दोस्तों वह व्यास नदी के ऊपर है। तो इसके अंदर जो सही विकल्प है ऑप्शन नंबर पहला। पूर्वी राजस्थान की जलवायु कैसी है। पूर्वी राजस्थान की जलवायु दोस्तों उप आर्द्र जलवायु। अगला प्रश्न, राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र है उसके अंदर सिंचित वाले जिलों का सही अवरोही क्रम बताना है। कौन सा अवरोही क्रम, गंगानगर, अलवर और हनुमानगढ़। अगला प्रश्न, राजस्थान के राज्य कवि निम्न में से कौन है। राज्य कवि है सूर्यमल मिश्रण। अगला प्रश्न, नवगठित केकड़ी जिला किन जिलों के भूभाग को शामिल किया गया है। केकड़ी जिले के अंदर, केकड़ी जिले के अंदर जो 5 जिलों की सीमाएं लगती है, पहली तो टोंक, शाहपुरा, भीलवाड़ा, ब्यावर और अजमेर। और केकड़ी जिले के अंदर 2 जिलों का भूभाग शामिल किया गया है, अजमेर व टोंक का। अगला प्रश्न, डीगला, भेड़िया और नाथ द्वारिया, ये सारे के सारे दोस्तों जो मेवाड़ के अंदर प्रचलित तांबे के सिक्के हैं
उनके नाम है। अगला, किस जिले में कालीबंगा सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए? ये हमें हनुमानगढ़ जिले से। अगला, राजा नागभट्ट द्वितीय का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से था? ये था दोस्तों आपके सामने जो प्रतिहार थे उनसे। अगला प्रश्न, आजादी के बाद रियासतों के एकीकरण से एक नया राज्य बना। नवनिर्मित राज्य में विभिन्न स्थानों पर 5 उच्च न्यायालय कार्यरत थे। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान उनमें से एक नहीं है? बताइए कौन सा नहीं है? कोटा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, निम्न में से किस नगर का प्राचीन नाम अहिच्छत्रपुर था? नागौर। अगला, सागरमल गोपा का रियासत से किस रियासत से संबंध था? सागरमल गोपा का था दोस्तों किससे हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, जैसलमेर से। अगला, मध्यकालीन राजपूत शासन मध्य देमास भूमि अनुदान के रूप में किसे दी जाती थी? ये दी जाती थी विद्वानों एवं धार्मिक व्यक्तियों को। अगला, भरतपुर एवं अलवर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियां कब की थी? ये की थी सितंबर नवंबर 1803 के अंदर। कब? सितंबर और नवंबर 1803 ईस्वी के अंदर। अगला, डाबड़ा किसान आंदोलन डीडवाना नागौर में 13 मार्च 1947 को कौन शहीद हुआ था? बताइए दोस्तों, चुन्नीलाल शर्मा। कौन शहीद हुए थे? चुन्नीलाल शर्मा। अगला प्रश्न, धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? धौलपुर प्रजामंडल की कृष्णदल पालीवान ने। अगला, पर्युषण पर्व किस धर्म से संबंधित है? यह है दोस्तों आपके जैन धर्म से। किस धर्म से? जैन धर्म से। अगला, मीराबाई की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? मीराबाई की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? राजस्थान की प्रसिद्ध मध्यकालीन भक्त कवयित्री मीराबाई ने गीत गोविंद काटिका, पदावली, नरसी जीरो मायरो, सत्य भामाजी नु रोसणु, राग सोरटे और राग गोविंद की रचना की। इसके अंदर प्रसिद्ध रचना है कौन सी? आपकी पदावली। अगला प्रश्न, सचियाय माता कुल देवी है ओसवालों की। किन की है? ओसवालों की। अगला, बालिंद्र जी के गुरु कौन थे? बालिंद्र जी के गुरु ये थे दादू दयाल जी। अगला, सूची और सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? सांचौर और जालोर का। बम नृत्य अलवर भरतपुर डी और राय नृत्य है डूंगरपुर बांसवाड़ा। तो विकल्प आपके सामने भी सही हो जाएगा। अगला, राजस्थान के किस घराने ने मीनाकारी को प्रोत्साहित किया था? यह किया था जयपुर घराने ने। अगला प्रश्न दोस्तों, राज्य के किस जिले को सुवर्णगिरी कहा जाता है? बताइए दोस्तों, राज्य के किस किले को सुवर्णगिरी? जालोर के दुर्ग को कहा जाता है। अगला, शरीर के अंग और उससे संबंधित आभूषण ये करना है आपको सुमेल। पहला दोस्तों, सिर के ऊपर क्या? मेमंद, गले के अंदर हंसली और कमर के अंदर कणकती और उसके बाद पैर के अंदर रिमजोल। तो ऑप्शन नंबर डी आपके सामने सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान चित्रकला की मूल शैली के रूप में किस चित्रकला शैली को जाना जाता है? यह जाना जाता है मेवाड़ शैली को। अगला, राजस्थान के कोटा और बारां जिले में बनाई जाने वाली चुंदड़ी का कार्य किस प्रकार का है? यह है दोस्तों टाई और डाई का प्रकार। किसका है? टाई और डाई का प्रकार। तो दोस्तों ये थे आपके जो पशु परिचर भर्ती है आपके, उसके जो पार्ट ए के अंदर आपके 3 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। कौन से? गणित, विज्ञान और राजस्थान जीके। उससे रिलेटेड दोस्तों आपके क्लास का मॉडल पेपर था। आईओ पे क्लास सभी को पसंद आई होगी। और दोस्तों इन प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपके सही होते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर बताना। और दोस्तों जो भी साथी हमारे चैनल पे पहली बार आ रहा है, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करना है और क्या करना है? अपने फ्रेंड्स के पास इस सेशन को अधिक से अधिक शेयर करना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास के अंदर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।